नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल एलपी पर। आज हम जिस शब्द की चर्चा करने जा रहे हैं वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल किन किन अपराधों में कब और किसके द्वारा ली जा सकती है, इसके बारे में जानते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेने में सबसे एक खास बात यह है कि उसके लिए आपका न्यायालय के समक्ष फिजिकल शारीरिक तौर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप अपने एडवोकेट के माध्यम से ये बात कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि जो भी आपके आधार हैं कि इन आधारों पर हमें एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। ये जो हम एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहे हैं, ये एंटीसिपेटरी बेल वैसे तो कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। 41वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में पहली बार एक टर्म यूज़ किया गया था, प्री अरेस्ट बेल, जिसको अब हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के नाम से भी कहते हैं। ये वर्ड यूज़ किया गया था और चैप्टर 33 जो है दंड प्रक्रिया संहिता का, उसमें इसे ऐड किया गया था। तो धारा 438 जो है वो इसी डायरेक्शन से संबंधित धारा है कि न्यायालय को अपने विवेकाधिकार से जो भी तथ्य केस के उसके सामने रखे गए हैं, उन तथ्यों के हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपराधिक इतिहास नहीं है तो ऐसे केसेस में दिया जा सकता है। हालांकि ये जो एंटीसिपेटरी बेल है ये बनाई गई थी, जब ये सोचा गया तो क्या है, प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए कई बार क्या होता है, एक समस्या होती है, एक दूसरे को गलत तरीके से फंसाने के लिए कई बार केस डाले जाते हैं जो बाद में हालांकि तय हो जाते हैं पक्ष में, लेकिन शुरुआत में ये जो गिरफ्तारी है, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है उस इंसान को, क्योंकि उसमें जो भी निर्णय आता है वो तो बहुत बाद में आता है। तो इसलिए इस प्रावधान को इस दृष्टिकोण से बनाया गया था कि जो भी लोग निर्दोष हैं उन्हें गलत तरीके से यदि फंसाया जाए तो इनके पास एक व्यवस्था है कि वो इसको बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन ये केस टू केस बेसिस पर तय की जाती है कि एंटीसिपेटरी बेल दी जाए या ना दी जाए। ये कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि आप आए हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। धारा 438 में सीधे सीधे डिस्क्रिशन यानी कि विवेकाधिकार दिया गया, जो रीजनेबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना होता है न्यायालय को, और न्यायालय को कंप्लेनेंट का पक्ष भी देखना होता है कि उसकी स्थिति इस एंटीसिपेटरी बेल के बाद क्या होगी। प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन की जो स्थिति है, जो प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से जो बातें कही गई उसे भी उन्हें पूरी तरह से तवज्जो देनी होती है और बिना उनके सुने, ये अगर फेवर में करना चाहते तो उनको सुनना भी अनिवार्य है। इसीलिए उन्हें पहले से एडवांस नोटिस किया जाता है और खारिज करने के लिए तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी न्यायालय का ही जब विवेकाधिकार कहता है कि नहीं देनी चाहिए तो वो प्रोसिक्यूटर ने कहा है नहीं कहा है उस बात पे उस वक्त उतना असर नहीं पड़ता जितना कि जब आप बेल ग्रांट करने जा रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल जब ग्रांट करने जा रहे हैं तो उसका पक्ष जानना आवश्यक है कि क्यों ना दी जाए, ऐसे कौन से आधार हैं। तो वो आधार आप जब उन्हें अवसर देंगे तभी उन्हें पता चलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था दी गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सारे केसेस के लिए नहीं अवेलेबल है, ये सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में आप इसको डाल सकते हैं। और वैसे भी जो चीज़ बेलेबल ऑफेंस अगर है तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है कि बेलेबल आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट ले सकते हैं। तो जब कोई बेल एज ए मैटर ऑफ राइट आपको कानून में दी जाती है तो उसके लिए आपको एंटीसिपेटरी की क्या आवश्यकता, तो वो तो आपको मैंडेटरली अनिवार्य रूप से मिल ही जाएगी। तो बचा क्या, नॉन बेलेबल केसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के जो केस हैं उनमें केवल, क्योंकि उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार करने की व्यवस्था रहती है और उसमें बेल आपको कोर्ट ही देती है और बेल कोर्ट देगी नहीं देगी ये उसके विवेकाधिकार पर निर्भर है। चूँकि ये गिरफ्तारी जो है ये आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती है, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी होती है, और वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दिया गया है, वो इससे कोरिलेट करके देखा जाता है कि आप एक फंडामेंटल राइट जिसका है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकता है, बशर्ते कि कानून की कोई ऐसी बंदिश ना हो उसके ऊपर, तो बिना किसी कारण के आप उसकी इस स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते उससे। हाँ, इतना ज़रूर है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कई ऐसे भी हैं, कई ऐसे एक्ट हैं जिनमें ये एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते या इस एप्लीकेशन में सुनवाई नहीं की जा सकती है। मतलब अग्रिम जमानत देने के लिए उन्होंने कुछ
श्रेणी अपवाद स्वरूप रखी है, जैसे टाडा का हो गया, SC/ST का हो गया, और बहुत सारे मामले हैं जिनमें इस तरह की एप्लीकेशंस न्यायालय में नहीं लाई जा सकती। यानी कि जिस केस के लिए मना किया गया हो कि एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजंस वहाँ लागू नहीं होंगी, तो वहाँ पर इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो रहा सवाल, जहाँ पर न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि आप इन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल अपने विवेकाधिकार से दे सकते हैं, वो उस एप्लीकेशन को, उस केस की जो भी मेरिट है और जो भी उनका डिस्क्रिप्शन है, वो दोनों को देखते हुए अपना तय कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमने आपको ये बताया कि एक तो एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 के अंतर्गत लगाई जाती है और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए ही लगाई जा सकती है, और जिसमें इसकी इजाज़त कानून में नहीं दी गई है उनके अलावा हर केस में इनको नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के केस में एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। और ये कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा ही दी जा सकती है और हाई कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है, और इसके बाद आप SLP उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। तो मतलब कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। साथ ही साथ जब आप SLP में जाते हैं क्रिमिनल साइड में, तो वहाँ पर भी इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो एंटीसिपेटरी बेल मान लीजिए दे दी गई, तो क्या जब वो सम्मन किया जाता है न्यायालय में, तो क्या सम्मन करते ही वो एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाती है? सवाल एक उठा। तो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली के मामले में 5 जज बेंच के द्वारा ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा की 5 जज बेंच के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि एंटीसिपेटरी बेल अगर ये एक्सेप्ट की जा चुकी है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि उसको आप टाइम बाउंड माने, वो ट्रायल के अंत तक चल सकती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको लिमिट कर सकती है और किसी तरीके से निर्बंधन लगा सकती है, शर्तों के अधीन दे सकती है। शर्त लगा सकते हैं कि आप पुलिस थाने में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप उसको सहयोग करेंगे और समय समय पर पुलिस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसी तरह से कंप्लेनेंट को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं देंगे, तरह तरह की चीज़ों को उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप बाहर नहीं जाएंगे बिना कोर्ट की परमिशन के, यानी कि न्यायालय की परमिशन बगैर लिए आप बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एक तरीके से ये भी कंडीशन हो जाती है। और टोटल ये देखा जाएगा कि आखिर कोई और अन्य बात हो, जो 437 के प्रोविजन रेगुलर बेल वाले हैं उनके अंतर्गत जो भी व्यवस्था दी गई वो भी ये इस पर लगा सकते हैं। इनको न्यायालय को पूरा अधिकार दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर कुछ समझ में आता है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, यदि उस कोर्ट के द्वारा ये पाया जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा जिसको हमने ये एंटीसिपेटरी बेल दी है, इसका वो किसी प्रकार से मिसयूज़ कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको भुगतने पड़ेंगे और वो कैंसिल की जा सकते हैं और वो उसके सारे अधिकार उनके पास होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इस बात की है कि भाई ये कब तक लागू रहती है, कब तक लागू रह सकती है, तो इस बात के लिए यही कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप लिमिट कर दें कि ये सिर्फ इतने समय तक के लिए लागू है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।